बड़े भाई युद्धवीर शेरावत जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात को रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर दें बड़े भाई युद्धवीर शेरावत जी। आदरणीय करदू मानसा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित किसान भाइयों, बहनों व बच्चों, आज 100वां दिन है इस धरने का। 100 दिन से लगातार लाखों लोग इस दिल्ली को चारों तरफ से घेर के बैठे हुए हैं। ये सरकार जो दिल्ली में हुकूमत जिसकी है, इसका चेहरा उजागर किया इस आंदोलन ने, इसके चरित्र को उजागर किया। किस मानसिकता के लोग दिल्ली में सत्ता में बैठे हैं, ये देश और दुनिया के सामने रखने का श्रेय इस किसान आंदोलन को जाता। जब शुरू में आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने कहा पंजाब का आंदोलन, बाद में कहा हरियाणा पंजाब का आंदोलन, फिर कहा 2.5 राज्यों का आंदोलन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी माना, पूरा यूपी नहीं माना इन्होंने। आज 3 महीने के बाद ये कहते हैं कि ये 5 राज्यों का आंदोलन। इनकी मानसिकता दर्शाती जितने घटिया काम ये कर सकते थे। हिंदुस्तान का कोई आंदोलन ऐसा नहीं जिसमें आंदोलन शुरू होने से पहले बैरिकेड लगा के गोलियां और लाठियां चलाई जाएं। जब पंजाब से हमारे किसान भाई चले तो इन चापलूसों ने हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर ही जो है वो बैरिकेडिंग करके और टीयर गैस और पानी और डंडे चलाने का काम किया। आंदोलन हरियाणा में करने नहीं आए थे, दिल्ली में आंदोलन करने आ रहे थे। दिल्ली की अगर सीमा को लांघते जहां तक इजाजत दी जाती है तो ये बात मान ली जाती कि हम उस सीमा को लांघ रहे थे। दिल्ली पहुंचे नहीं, हरियाणा में ही इन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन मेरे बहादुर किसानों ने जिस तरह से सारी मोर्चाबंदी को तोड़ते हुए इस दिल्ली की छाती पे चढ़ के अपना डेरा दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डरों पे आके लगाया, आप सभी बधाई के पात्र हैं। जो घटनाक्रम हुए, इनको ये था कि सर्दी में किसान, जब सर्दी बढ़ेगी तो किसान लौट जाएगा। किसान ने 1 डिग्री तक का टेम्परेचर भी यहां देखा, बरसात और ओलावृष्टि भी हुई, लेकिन एक भी किसान घटा नहीं। जितना भी सरकार ने या कुदरत ने जितना भी जोर आजमाइश की, किसान और मजबूत होकर निकला और भीड़ बढ़ती रही। यहाँ पे ये देश और दुनिया का पहला आंदोलन है जो इतना अनुशासित, इतना संयमित और इतना लंबे समय से चल रहा। कोई दूसरा आंदोलन नहीं हुआ। ये निर्लज्ज सरकार जिसको शर्म नहीं। आपको याद होगा अन्ना हजारे एक आंदोलन कर रहे थे रामलीला मैदान में। अन्ना हजारे भूख हड़ताल पे बैठे थे, एक व्यक्ति भूख हड़ताल पे था, एक व्यक्ति। सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी। रात के 12 बजे पार्लियामेंट चली, रात के 12 बजे। एक व्यक्ति को बचाने के लिए रात के 12 बजे पार्लियामेंट चली और पूरी पार्लियामेंट ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि अन्ना हजारे जी, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप अपना अनशन खत्म कर दें। आप जो कह रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं, उस बात पे हम बैठ के तय करेंगे, विचार करेंगे। वो थी सरकार की संवेदनशीलता। 250 आदमी हमारे शहीद हो गए हैं, 250 किसान। प्रधानमंत्री से लेके उस पार्टी के चपड़ासी ने भी एक शब्द संवेदना का नहीं कहा। यह दर्शाता है कि कितने बेशर्मों की सरकार, कितने निर्लज्ज व्यक्तियों की सरकार है। मानवता नाम की चीज नहीं। जब आदमी प्रधानमंत्री बनता, जब मंत्री बनता, तो वो किसी पार्टी का ना होके देश का हो जाता।
उस पार्टी का दृष्टिकोण होना चाहिए कि मैं इस देश का, इस भारत सरकार का प्रधानमंत्री या मंत्री हूं और मेरा दायित्व, मेरे लिए सब समान है और मैं सबकी सुनूंगा। थोड़ी बहुत भी इसमें शर्म होती तो ये कहता, पंजाब से चलने से पहले कहता कि इनको दिल्ली आने दो और खुले दिल से बात करेंगे, मसले को निपटाएंगे। लेकिन पहले ही डंडे और लाठी लेके इन लोगों ने पुलिस खड़ी करके पहले ही उत्पीड़न का मन बना लिया था। जो कर सकते थे, जो कर सकते थे वो किया। मैं एक दिन गया था, एक चैनल पे बात हो रही थी, एक इनका पार्टी का कोई प्रवक्ता आया था, वो कहने लगा झंडे का अपमान किया आपने। मैंने कहा इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता, लाल किले के झंडे की तरफ किसी ने उंगली भी नहीं उठाई। अगर कोई सबूत है तो दिखाओ। हाँ, एक पोल लगा हुआ था वहां पे, झंडा नहीं था उस पे। उस पोल पे एक लड़के ने झंडा फहराया। अगर पोल का भी कोई अपमान होने का मुकदमा बनता है तो वो मुकदमा आप दर्ज कर सकते हैं। झंडे का अपमान तो किया ही नहीं हमने। ये चीख चीख के कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान किया। बताओ तो कहां था तिरंगा? किसने तिरंगे को हाथ लगाया? एक ऐसा पोल खड़ा था वहां पे, खाली था, उस पोल पे एक झंडा लगा दिया, वो कोई गुनाह बनता है? उसकी सजा उस बच्चे को मिल जाए। लेकिन तिरंगे का नाम आप क्यों ले रहे हैं? हमने कहा कि तिरंगे को तुम जानते नहीं। ये वो दल है जिसने तिरंगा हाथ में लिया नहीं कभी, जिसने तिरंगे को हाथ में नहीं लिया। अब तो ये मजबूरी हो रखी है इनकी पार बसाए तो ये लाल किले पे संघ का झंडा लगा सकते हैं, ये मंशा है इनकी। ये इतने निर्लज लोग हैं, इनके मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने मंदसौर में 26 जनवरी के दिन आरएसएस का झंडा लगा के राष्ट्रीय गान कराया। अपमान वहां हुआ था तिरंगे का। अगर इनको तिरंगे की इतनी शान है इनके मन में तो उस चौहान को बर्खास्त कर देना चाहिए था उस दिन। कुछ नहीं कहा। जयपुर में हाई कोर्ट पे झंडा तिरंगा उतार के संघ का झंडा लगा दिया, कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं। कब झंडा हाथ में पकड़ा इन्होंने? एक व्यक्ति बता दो जो आजादी के आंदोलन में जिसने तिरंगा लिया हो या आजादी के बाद 70 साल जिसने तिरंगे को हाथ में लिया हो। इनके तो झंडे अलग हैं, इनकी विचारधारा अलग है। राष्ट्रभक्ति ये हमको सिखाएंगे। हमने इनको कहा, हमने चैलेंज किया कि तुम तिरंगे का शान क्या समझते हो? हमारे सैकड़ों बच्चे हर साल तिरंगे में लिपट के घर आते हैं। हमसे ज्यादा तिरंगे का कोई मान नहीं रख सकता। किसान भी हम हैं, जवान भी हम हैं, इस देश का पेट भी हम भरते हैं, इस देश की सुरक्षा भी हम करते हैं। लेकिन विडंबना, यह बदकिस्मती है इस देश की, जिनकी वजह से ये देश सुरक्षित है। जो अपने बच्चों को मरने के लिए इस देश के लोगों को सुख की नींद सोएं, चैन की नींद सोएं, इसलिए अपने बच्चों को भेजते हैं, लाडले बच्चों को, जो 100 डिग्री माइनस टेम्परेचर में सियाचिन जैसे पर्वत पे इस देश की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। उनके माँ बाप यहाँ बैठे हैं, ये उनका उपवास उड़ाते हैं। वो रोटी खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, तेरे बाप का खा रहे हैं। हम उत्पादन करते हैं, अनाज हमारा, दूध हमारा, सब्जी हमारी, सब हम पैदा करते हैं। उन चीजों का अगर कोई हम भोजन और पकवान बना के खाते हैं तो इनको तकलीफ क्या? क्या देखना चाहते हैं किसान में, ये समझ में नहीं आता। ये दूसरी मानसिकता के लोग बेशर्म है। ये हमारे लोगों को किस बात से सत्ता में आए ये आपको सबको बता। इन्होंने धर्म की अफीम चटाई, लोगों को धर्म का अमली बनाया इन्होंने लोगों को। इनको शर्म नहीं किसी बात की। मैंने कहा एक दिन कि पंजाब की सिख कौम जो गुरुओं में विश्वास करती है, गुरु की वाणी में विश्वास करती है,
ये बीजेपी के लोग गुरबाणी में पढ़ लें, गुरुओं की वाणी में 100 जगह राम शब्द का प्रयोग किया गया। अगर कोई राम भक्त है तो वो ये सिख कौम है। इनको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है। जब ये गाजीपुर गए, गाजीपुर पे इन्होंने आक्रमण कराने का प्रयास किया। सिंगू बॉर्डर पे जो पथराव हुआ, पुलिस के पैरे में वो बदमाश गए वहां पे, पीछे पुलिस और आगे वो बदमाश थे, वो हमारी स्टेज पे पत्थर फेंक रहे थे। पुलिस जो आंसू गैस चला रही थी वो उन बच्चों पे नहीं चला रही थी जो पत्थर फेंक रहे थे, स्टेज की तरफ आंसू गैस चला रही थी। वो पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास, पूरी रिकॉर्डिंग। और निर्लज्जता की हद तो इन्होंने उस समय पार कर दी जब ये बीजेपी के लोग गुरुद्वारा शीशगंज पे जाके प्रदर्शन कर रहे थे। गुरुद्वारा शीशगंज, गुरु महाराज ने कुर्बानी दी थी इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। गुरु महाराज ने अपना शीश दिया था। जो कश्मीरी ब्राह्मण गए थे उनके पास, उनको बचाने के लिए गुरु महाराज जिनकी 4 पीढ़ियों ने कुर्बानी दी इस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, उस गुरुद्वारे के सामने ये प्रदर्शन करते हैं। इनसे निर्लज्ज और नीच व्यक्ति नहीं है कोई। हमने कहा इनको थोड़ी बहुत भी अगर शर्म बची है तो ये पूरी बीजेपी जाके नाक रगड़ के गुरु से माफी मांगे शीशगंज पे। लेकिन वो है ही नहीं इनमें, वो जज्बा नहीं। निर्लज्ज लोग हैं, वो शर्म नहीं है। एक शब्द नहीं कहा इन्होंने। क्या उम्मीद करेंगे इनसे? किस बात की उम्मीद इनसे करेंगे? हम लोग, मैं चौधरी चरण सिंह के साथ मैंने काम किया, सीखा उनसे। हम जब नौजवान थे तो उनके साथ काम करने का मौका मिला हमको। वो कहते थे इस देश का दुर्भाग्य एक, हम किसान खेती करते हैं, हम किसान हैं, खेती करते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आता हम किसान नहीं रहते हैं। हम हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, जाट, गुर्जर, अहीर, नाई, तेली, तमोली, हम धर्म और जातियों में बट जाते हैं और उसी का लाभ उठा के ये लुटेरे हम पे राज करते हैं। जिस दिन हम किसान बन जाएंगे और किसान बन के वोट दे देंगे, उस दिन हमें किसी के पास आना नहीं पड़ेगा। उस दिन हमारे मसले हमारे घर पे निपटेंगे। वो बड़े नेता थे, उन्होंने बहुत समझाया लोगों को, किसानों में जा जाके बहुत बात की उन्होंने। लेकिन तब भी ये जो पूंजीवाद है, तब भी ये उनको कहते थे वो जाटों के नेता हैं, वो कुलकों के नेता हैं, वो बड़े किसानों के नेता हैं। उनको बदनाम करने के लिए तब भी वो मीडिया काम कर रहा था, आज भी वो मीडिया काम कर रहा है जो तरह तरह की बातें आपके बारे में लिखता। सिस्टम, व्यवस्था जिनके हाथ में है, जो लुटेरे, उन्हीं लुटेरों के खिलाफ मैं बधाई देता हूं पंजाब के किसानों को। पंजाब का किसान खड़ा नहीं होता तो शायद ये इतना बड़ा आंदोलन देश में खड़ा नहीं होता। पंजाब में जो जोत जली, पंजाब में जो जिस तरह का माहौल बनाया आप लोगों ने, और उस माहौल को बना के पंजाब से आप जिस दृढ़ निश्चय के साथ, जिस मजबूती के साथ दिल्ली की तरफ बढ़े, दूसरे देशों का हौसला बढ़ा। और जिस तरह से हमारे पंजाब के भाइयों ने आपको हाथों हाथ लिया कि बड़ा बड़ा भाई आ रहा, हमारा फर्ज बनता है। जिस तरह से उन्होंने आपको हाथों हाथ लिया, वो अपने आप में एक मिसाल। इस आंदोलन का यह भी एक उपलब्धि है कि पंजाब और हरियाणा जो एक था, एक है और एक रहेगा, यह साबित कर दिया आपने इस आंदोलन के माध्यम से। यह बड़ी उपलब्धि इस आंदोलन की है कि पंजाब और हरियाणा को कोई जुदा नहीं कर सकता। और यह भाईचारा जो कायम हुआ है, पंजाब हरियाणा जब एक हो जाता है तो देश अपने आप एक लाइन में चलने लगता। मैं चौधरी टिकैत के साथ रहा बहुत साल तक। वो बहुत चिंतित रहते थे और वो ये कहते थे युद्धवीर लड़ाई जब तक अधूरी है जिस दिन तक पंजाब हरियाणा खड़ा नहीं होता।
हम कितनी ताकत यूपी में लगा लें, हम ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बना सकते। जिस दिन पंजाब हरियाणा खड़ा हो जाएगा उस दिन ये देश हिलेगा। मैं इस आंदोलन में चौधरी टिकैत के उस सपने को साकार होता देखता हूं जो वो देखा करते थे। उनके बहुत प्रयास थे कि पंजाब हरियाणा इकट्ठा होकर खड़ा हो जाए तो इस देश के किसान को कहीं ना कहीं आवाज मिल सकती है। वो समय आ गया, आपने वो समय उपलब्ध कराया, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई, मैं कहता हूं हर स्टेज के माध्यम से हमारी जमीन पे डाका डालने का प्रयास ये कर रहे हैं। मैं अपने किसान भाइयों से इस आंदोलन के अलावा भी कहता हूं, ये जमीन जो जिसके मालिक आप अपने को समझते हैं, आप इसके मालिक नहीं। ये जमीन आपकी नहीं है, आप इसके केयर टेकर हैं। आप इसके केयर टेकर हैं। आपके बुजुर्गों ने, आपके पिता ने ये जमीन आपको दी है, उसकी देखभाल और संभाल करने के लिए। ये जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन आपके बेटे की है। आपको उसको जैसी अपने पिता से ली थी वैसी अपने बेटे को दे के जानी। इसके मालिक ना समझो आपको, उस पर डाका डाल रही है ये सरकार। अगर इस सरकार का डाका पड़ गया तो आप क्या दे के जाओगे अपने बच्चों को? आपने समझा इस विषय को, और इस विषय को समझ के आप इस लड़ाई को यहां तक लेके आए, निश्चित तौर पे फतेह होगी। कोई आपको हरा नहीं सकता, ये दृढ़ विश्वास है मेरा। और आज हम इनकी गलतफहमी निकालने का हमने फैसला कर लिया। ये हमारे रघु जी बैठे हैं, ये तय कर लिया इन लोगों ने, और इनके आदेश को मान के राकेश जी अपनी पूरी टीम के साथ पूरे देश का प्रोग्राम इन्होंने बना लिया। राजस्थान, हम हरियाणा की मीटिंगें खत्म करके हमने राजस्थान में 10 मीटिंग कर ली है। 10 मीटिंग हमारी 10 पंचायत अभी और होनी। कोई पंचायत हमारी 1 लाख से 50,000 तक हुई है, इससे कम नहीं हुई है। हम राकेश जी 8 तारीख को मध्य प्रदेश जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आगाज करेंगे वहीं जहां वो इनका एक निर्लज्ज सा मुख्यमंत्री रहता। अखबार के माध्यम से हमें डरा रहे हैं। पुलिस ने राकेश जी के वारंट ले लिए हैं एक पुराने केस में, और अखबारों में खबर छपवा रहे हैं कि राकेश जी को गिरफ्तार किया जा सकता। वो गलतफहमी में है, उनको यह नहीं पता कि राकेश अब एक व्यक्ति नहीं है, देश का तमाम किसान राकेश है। कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? 8 तारीख को जा रहे हैं, देखेंगे कितना दम है उस मध्य प्रदेश की सरकार में। उससे भी 2 हाथ करेंगे वहां जाके। 8 को वहां जा रहे हैं, फिर हमारे 10 में यूपी और 12 में हमारी राजस्थान में बड़ी पंचायत है, और फिर लौट के हम 14 और 15 में फिर वहीं मध्य प्रदेश में जा रहे हैं। उस गिरफ्तार करने वाले को चैलेंज करेंगे और उसको देखेंगे वो क्या करेगा। उसके बाद उड़ीसा में हमारा प्रोग्राम लगा है, कर्नाटक में हमारा प्रोग्राम लगा है, बंगाल में राकेश जी 13 तारीख को जा रहे हैं। एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है पूरी जत्थेबंदियों के साथ। हम पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसान को एक लाइन में खड़ा कर देंगे। इनकी वो गफलत और गलत फहमी कि ये पंजाब का किसान का आंदोलन है, पूरे तौर पे निकाल के दम लेंगे। ये हमने तय कर लिया, हटना नहीं है इस मोर्चे पे, निराश नहीं होना। तरह तरह के षड्यंत्र होते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। 2 दिन यहाँ पे बड़ी निर्लज्जता से बीजेपी के कुछ गुंडों ने यहाँ इस बॉर्डर पे, जाडौदा बॉर्डर पे, एक मीडिया, एक हरामखोर भारत सरकार के 3600 करोड़ रुपए लेके भाग गया। उसका एक चैनल चलता जी न्यूज। वो जी न्यूज रोज यही दिखाता है कि खत्म हो गया आंदोलन। ट्रॉली खाली है, तंबू खाली है, ट्रैक्टर खाली है। वो आ जाए और दिखा ले इनको, ये बैठे हैं तेरे जितने भी हैं, इनको कौन सा रिश्तेदार मानेगा तू। ये मतलब इस तरह का मीडिया इनका चोर है। सरकार की चापलूसी इसलिए कर रहा है कि 3600 करोड़ रुपए की बैंकों की चोरी कर रखी है। 750 लाख करोड़ रुपया इन्होंने आने के बाद पूंजीपतियों को दिया। 27 पूंजीपति पैसा लेके देश से भागे।
26 गुजरात के और 1 कर्नाटक का अपने लोगों को पैसा दिए जा रहे हैं। 61,000 करोड़ रुपया इन्होंने 10 परिवारों का, 10 बिजनेसमैन का माफ किया अभी। 61,000 करोड़ रुपया। अगर 61,000 करोड़ रुपया पंजाब के किसान का माफ किया जाए तो पूरा ऋण पंजाब के किसान का जीरो हो जाए, सारे किसान कर्जे से मुक्त हो जाए, फिर भी पैसा बचता। पूरा प्रदेश कर्जे से मुक्त हो सकता, लेकिन किसान इनकी किताब में नहीं है। वो इनके जो रिश्तेदार हैं वो इनकी किताब में हैं, जो इनके बलबूते पे ये कर रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं। बड़ा खतरा, बड़ी लड़ाई है, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। इन्होंने जो अडानी से समझौता किया, अडानी से समझौता किया, 8.5 लाख मैट्रिक टन के गोदाम वो बना चुका अडानी, 8.5 लाख टन के, और समझौता किया जितने गोदाम बनाएगा अनाज भरने की जिम्मेदारी हमारी। इसीलिए इन्होंने वो नए कानून में संशोधन किया कि कोई भी कितनी मात्रा में अनाज भर सकता। एक व्यक्ति के लिए देश का संविधान जिस देश में बदला जाता हो, उस देश के नेताओं का और उस देश के अधिकारियों का क्या चरित्र है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई का सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, मैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, अपने उत्तर भारत की मेरा बहुत समय गुजरा, मैं मीटिंग करता था। किसी भी लड़ाई में मैंने देखा था, हम किसान जत्थेबंदी इकट्ठी होती थी, महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी। ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसमें पुरुषों से महिलाएं पीछे नहीं है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और जब नारी शक्ति भी सामने आ जाती है तो दुश्मन की मजाल नहीं आपका मुकाबला कर सके। निश्चित तौर पे जीत होगी, फतेह होगी, जीतेंगे। आप लोग इसमें जुटे रहें, आप लोग इसमें धैर्य से रखें। नेतृत्व आपका बड़ा मजबूत। हमारे ये बैठे हैं, देखो सोटा कितना भयंकर है। सरकार में किसकी मजाल है इस सोटे का मुकाबला कर ले। इस तरह के नेता जब हमारे पास है, निश्चित हमारी जीत होगी। आपने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय किसान, जय जवान। बहुत बहुत दर्जी का